बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इस्लाम ऊंचा किया करो यार। हाँ, तो एक तरह मरा हुआ करते हो, मुझ तक भी आवाज़ नहीं आ रही होती। अच्छा, वैसे तो आप लोगों ने कंसर्ट में मेरा साथ देना ही नहीं देना, मुझे इस्लाम में जवाब ही दे देता है यार। कल कहिए ना कहना सर जवाब है। ठीक है ठीक। अच्छा जी सर, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट जो हमारी लेक्चर की जो डिस्कशन चल रही थी उसमें हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के पास पेपर कर लिए थे। अच्छा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन एक बेसिक सा सिंपल सा चैप्टर है, तो उसके मैक्सिमम बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज मैंने नहीं करवाया। रीज़न ये थी कि बस इनकम स्टेटमेंट भी बनानी होती है, ठीक है। जो जो डिफरेंट थे, डिफिकल्ट थे, वो मैंने करवा दिए थे, ठीक है। बाकी जो रह गए इंशाल्लाह ताला वो आपके हिस्से में है, ठीक है। अच्छा, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ताल्लुक इन्वेंट्री वैल्यूएशन से है, पर सिर्फ एक लिंक है, लेकिन हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाली कोई बात इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में नहीं पढ़ने वाले। तो अगर मैं ये कहूं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वेंट्री वैल्यूएशन से एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। बस ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन से अगला स्टेप है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है बच्चों? इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या था? इन्वेंट्री को वैल्यू करना कि इन्वेंट्री की क्लोजिंग कॉस्ट क्या आएगी और एनआरवी क्या आएगी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम वो जो इन्वेंट्री स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट लिखेंगे वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी में लिखेंगे। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सारी ये कहानी थी। फिर फाइफो था, एफको था, ठीक है जी, एनआरवी की सारी बातें थी। डन। इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या मसला है? इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या है? देखो, आप हैं एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, आप क्या हैं? एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों ने इन्वेंट्री को क्या करना है? मैनेज करना है। इन्वेंट्री को मैनेज करने का मतलब क्या? नंबर वन, मिनिमाइज इन्वेंट्री टू मिनिमाइज कॉस्ट। देखो, अगर आप ज्यादा इन्वेंट्री रखोगे, उसको संभालना पड़ेगा, उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। अगर इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा आएगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है? इन्वेंट्री को मैनेज करना है कि हम मिनिमम इन्वेंट्री रखेंगे क्योंकि मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। ये मेरी बात समझ लगती है? सेकंड, इन्वेंट्री को मैनेज करने में क्या आएगा? अच्छा, पहली मैनेजमेंट क्या है भाई? कम से कम इन्वेंट्री रखेंगे ताकि कम से कम कॉस्ट आए। क्या मेरी बात समझ लगती है? ये मैनेजमेंट ही है ना। अच्छा, दूसरा भाई, अगर आप कम से कम इन्वेंट्री रखना चाहेंगे तो यहां से एक डर क्रिएट होगा। कम इन्वेंट्री रखने से एक डर क्रिएट होगा। वो डर क्रिएट क्या है? यार खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे? अगर इन्वेंट्री खत्म हो गई किसी दिन तो मजदूर तो उस दिन बैठ के लूडो खेलेंगे ना। फिर तो हम ये मजदूर तुम काम नहीं करे, उनको सर इन्वेंट्री नहीं है, स्टॉक नहीं है, जाओ इन्वेंट्री ले आओ, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं। तो अगर किसी दिन ड्यूरिंग द डे, वर्किंग टाइम में स्टॉक खत्म हो गया तो सर मजदूर काम नहीं करेंगे, लेबर काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब लेबर पैसे तो ले लेगी लेकिन काम नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लेबर की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो भाई हमने इन्वेंट्री को इस तरीके से मैनेज करना है कि वो कम से कम हम इन्वेंट्री अपने पास रखें ताकि कॉस्ट कम आए। और दूसरा, मेंटेन सफिशिएंट इन्वेंट्री। क्यों? टू अवॉइड स्टॉक आउट। स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है? देखो, स्टॉक का मतलब होता है ना क्या होता है, आउट का मतलब क्या होता है भाई? खत्म हो गया, ठीक है। स्टॉक आउट का मतलब क्या हुआ? स्टॉक खत्म हो गया। और अगर स्टॉक खत्म हो जाए तो बच्चों हमें क्या करनी पड़ेगी? इसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आती है? ये तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। अगर अपने घर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बच्चों आपसे अच्छी तो आपकी अम्मा है। क्या ख्याल है? उनको तो ज्यादा सब्जेक्ट की हाउ नो है, हालांकि उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है। मुझे बताएं, जब हमारे घर में आटा खत्म होने लगता है तो अम्मा ये कहती हैं भाई एक बार आटा खत्म होने दो तसल्ली से। जब सारी की सारी आटे की ड्रमी वेली खाली हो जाएगी फिर हम नहीं आटा मंगाएंगे। क्या अम्मा ऐसा करती है? कैसे करती है? हाँ सर, जब थोड़ा सा आटा बच जाता है अम्मा कहती है फौरन से आटे का थैला ले आओ, खत्म होने से पहले पहले न्यू स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा,
क्या अम्मा ऐसा करती हैं? अगर हमारे घर में 20 किलो आटा इस्तेमाल होना हो, अम्मा कहती हैं 20 किलो का एक थैला नहीं बल्कि 20 किलो के 2 थैले ले आओ। अम्मा ऐसे करती नहीं भाई, अगर 2 थैले ले आएंगे और एक थैला मान लो पानी की वजह से या किसी की वजह से ज़ाया होने का डर है ना, तो आटा इस्तेमाल ही नहीं किया, ज़ाया हो गया डायरेक्ट। तो हमने यहाँ पर भी ये पढ़ना है कि बिजनेस ने इन्वेंट्री मंगवानी है, इन्वेंट्री रखनी है कम से कम ताकि कॉस्ट कम आए और इतनी भी कम ना हो जाए कि ख़त्म ही हो जाए। मेरी बात समझ लगती है? चलो, ये था इन्वेंट्री मैनेजमेंट में 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमने। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। डन। आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे फर्दर। अब आ जाए इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट। इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ना हमने इन्वेंट्री से जो रिलेटेड कॉस्ट होती है उसको हमने क्या करना, ध्यान में रखना होता है। ठीक है? अच्छा, ये इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट जो होगी ना, अब क्या है, ये वो वाली कॉस्ट नहीं होगी जो हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पढ़ी है। सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कॉस्ट क्या थी, याद है किसी बच्चे को? कॉस्ट इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कॉस्ट क्या थी? सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कॉस्ट क्या थी? जो आपका रॉ मटेरियल था, जो आपका रॉ मटेरियल था उसको खरीदने से लेके जो आपका स्टोर रूम है, जो आपका स्टोर रूम है जिसको आप गोडाउन भी कहते हैं, तो खरीदने से लेके स्टोर रूम तक लाने तक सारे खर्चों को हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में शामिल किया था। ऐसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है, इंपोर्ट ड्यूटीज आ जाते हैं, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाती है, वो सारी लंबी छोटी जो लिस्ट है वो आ जाती है। ठीक है, नॉन रिफरेबल टैक्स एंड ड्यूटीज आ जाएंगी इसमें। डन बच्चों? अच्छा, ये जो कॉस्ट इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन है ना, इस इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट में जो हमने कॉस्ट इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ी उसका सिर्फ एक हिस्सा आएगा। फिर इसके बाद जब हमने इन्वेंट्री खरीद ली और गोडाउन में ले आई, उसके बाद जो इन्वेंट्री के ऊपर खर्चे होंगे, फर्दर खर्चे, मोर कॉस्ट। अगर पता है कि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में स्टोर रूम तक ब्रेक लगा देते हैं सारे खर्चों में। अब स्टोर रूम में मटेरियल आ गया, जब स्टोर रूम में मटेरियल आ गया उसके बाद फर्दर जो कॉस्ट होगी उस कॉस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे इस इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट में। अब ये कॉस्ट कौन सी है? रॉ मटेरियल को खरीदने की नहीं, बल्कि इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी कॉस्ट है वो सारी के सारी हम इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ लगती है? क्या मैं उर्दू में बात करता हूं? क्या मेरी बात आप तक पहुंचती है? ओके। 4 तरह की इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट है। नंबर 1 परचेज कॉस्ट, मीन रॉ मटेरियल को खरीदना। सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, अभी बताता हूं क्या होता है। तीसरी होल्डिंग को कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ये डिस्काउंट के साथ भी होती है, विदाउट डिस्काउंट भी होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फोर्थ वन है स्टॉक आउट कॉस्ट होती है। इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट कितनी तरह की होती हैं? 4 तरह की। परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट। बताएं इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट कितनी तरह की होती हैं? कौन कौन सी? देखो याद होती है, आंखें बंद करके जरा देखो इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट कितनी तरह की होती हैं? नहीं बस मतलब मैं नहीं समझाने, बस आपने बस चारों के नाम को रट लो बस। अभी मतलब मैं समझाऊंगा बंद करके, नाम से नहीं आएंगे, बस अभी तक के लिए से आपने 4 नाम याद करने बस। हाँ, अभी हर एक के फजाइल अभी बताऊंगा। हाँ जी, जी बच्चों, इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट कितनी तरह की? परचेज कॉस्ट, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर होल्डिंग कॉस्ट, फिर स्टॉक आउट। डन। अच्छा, अभी हमारे तक हमारी गेम में जो ज्यादातर कॉस्ट इस्तेमाल होंगी हमारे इस चैप्टर में वो ये 2 इस्तेमाल होंगी। ये 2 तो लाजमी इस्तेमाल होने वाली हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट थोड़ी देर बाद आएगी,
परचेज कॉस्ट कभी आएगी कभी नहीं आएगी, पर ऑर्डरिंग कॉस्ट तो और होल्डिंग कॉस्ट तो हर सवाल में आएगी। डन। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट कौन सी? ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। डन बच्चों। अच्छा जी, अब वन बाय वन चारों के फजाइल बताता हूँ। चारों की पता चल गई। टोटल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट में कौन कौन आएंगे? 4 आ जाएंगे। और नंबर 1 करते हैं, परचेज कॉस्ट में कौन कौन आएगा? परचेज कॉस्ट का मतलब है रॉ मटेरियल को खरीदना। परचेज कॉस्ट का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल को खरीदना। टू परचेज रॉ मटेरियल, तो भाई जो परचेज इनवाइस होगी उसी के ऊपर हम क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर नॉन रिफंडेबल ड्यूटी टैक्स ऐड कर देंगे। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट होगा वो माइनस कर देंगे। डन। तो ये आपको पता है, ये चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाली बात ही है। इसमें तो कोई टेंशन नहीं, तो पुरानी बात है चैप्टर 1 वाली कि रॉ मटेरियल को खरीदना। डन। अब ये खरीदना है, आपको पता है, फिर हम खरीद के गोडाउन तक लेकर आएंगे। अब वो जो खरीद के गोडाउन तक लेकर आने का सफर है उसको कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसको कहते हैं ऑर्डर देने की कॉस्ट। डन बच्चों। अच्छा, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके गोडाउन तक पहुंचाने तक जितने खर्चे आएंगे उन सारे खर्चों को कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट या ऑर्डर देने की कॉस्ट। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिसको कैरेज इनवर्ड कहते हैं। ठीक है। ट्रांजिट इंश्योरेंस आ जाएगा, ब्रोकर कमीशन आ जाएगा, कम्युनिकेशन कॉस्ट, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट या कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं परचेज डिपार्टमेंट। प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर डिपार्टमेंट भी कहते हैं। ये सारे खर्चे ऑर्डर देने के खर्चे हैं। देखो जरा इन ऑर्डरिंग कॉस्ट किस समय लगती है? इस ऑर्डरिंग कॉस्ट की देखो समय लगती है बच्चों। जी, इनमें से ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई चीज पूछनी हो बच्चों? कोई मुश्किल चीज तो नहीं है? इसका मतलब फिर परचेज कॉस्ट क्या हुई? रॉ मटेरियल को खरीदना। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हुई? रॉ मटेरियल को खरीद कर गोडाउन तक, स्टोर रूम तक लाने तक जितने भी खर्चे होंगे सारे ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अब तीसरी आई कि रॉ मटेरियल सारा के सारा स्टोर रूम में आ गया। रॉ मटेरियल सारा के सारा स्टोर रूम में आया। इसके बाद क्या हो गया? वो जो स्टोर रूम में रॉ मटेरियल आ गया, स्टोर रूम में वो जो रॉ मटेरियल है, तो ऑब्वियस बात है वो जो रॉ मटेरियल बच जाएगा साल के आखिर में, तो वो मेरी इन्वेंट्री ही होगी। तो वो जो स्टोर रूम में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पड़ी हुई है, अब उसको संभालना भी तो है ना, अब उसको लुक आफ्टर भी तो करना है। जो स्टोर रूम में रॉ मटेरियल एज एन इन्वेंट्री की पड़ी है, तो बच्चों उसको लुक आफ्टर भी तो करना है, उसकी देखभाल भी करनी है हमने। उस देखभाल करने पर जो कॉस्ट आएगी, देखभाल करने की जो कॉस्ट आएगी उसको कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट, या कैरी करने की कॉस्ट। डन। अब वो होल्डिंग कॉस्ट किस किस तरह की आएगी वो सुन लो। वेयर हाउसिंग स्टोर रिलेटेड कॉस्ट, रेंट और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बच्चों हमने क्या लिया? स्पेशल इन्वेंट्री को रखने के लिए एक गोडाउन, एक हॉल, एक कमरा किराए पे लिया। अब ये जो किराया दे रहे हैं किस वजह से दे रहे हैं? इन्वेंट्री को संभालने की वजह से। हमने कमरे की रिपेयर करवाई, मेंटेनेंस करवाई, ठीक है, तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा हुआ किस वजह से हुआ? इन्वेंट्री को कैरी होल्ड करने की वजह से हुआ। बात समझ लगती है मेरी? आगे सेकंड, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट। हमने स्टोरेज स्पेस वही है कि हमने कोई गोडाउन, कमरा वगैरह खरीदा, हॉल वगैरह खरीदा, या कोई इक्विपमेंट खरीदे ताकि उनको क्या करें हम इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं। इक्विपमेंट से मुराद क्या होगा? मान लें कि हमारे पास फ्रूट्स हैं, तो हमने क्या किया उनके, या कपड़े हैं, हमने क्या किया उसके प्रॉपर जो है उसके स्टील के, आयरन के फ्रेम्स बनाए होंगे ताकि इन फ्रेम्स में हम रख सकें, या कोई बकेट्स बनाई होंगी, या कोई अलमारियाँ, कोई ना कोई रखने के लिए कोई सेटअप बनाएगा। ठीक है, तो वो जो इक्विपमेंट्स होंगे वो सारे हमारे इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए हैं, तो ये होल्डिंग कॉस्ट में जाएगा। फिर एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल को संभालने के लिए जो हिसाबो किताब चल रहा है,
आपको पता है हम इन्वेंट्री लेजर बनाया करते थे FIFO और FCO से। वो जो FIFO और FCO जो बंदा बनाएगा ना, वो बंदा क्या कर रहा है, इन्वेंट्री का हिसाब किताब रख रहा है, इन्वेंट्री आ रही है जा रही है, इन्वेंट्री कितनी होल्ड रहेगी, तो वो सारी कॉस्ट क्या आ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट में आ जाएगी। लॉस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिटोरिएशन और ऑब्सोलेंस, भाई अगर हमारा कोई इन्वेंट्री पड़ी खराब हो जाए, वो खर्चा किस में हिस्से में जाएगा, इन्वेंट्री पड़े रहने की वजह से। तो इन्वेंट्री पड़े रहने का मतलब इन्वेंट्री को होल्ड करना। रॉ मटेरियल की जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो किस हिस्से में जाएगी, होल्डिंग की, क्योंकि देखो इंश्योरेंस कब करवा रहा हूं कि भाई पड़े खराब ना हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होल्डिंग की वजह से मुझे इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। ना इन्वेंट्री होल्ड करता ना मैं इंश्योरेंस करवाता, सही है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड फाइनेंस कॉस्ट, ये थोड़ी सी बात समझने वाली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड फाइनेंस कॉस्ट, देखो अगर मैं इन्वेंट्री मान लो, पहले मैं ज़बानी समझाता हूँ, समझ लगी तो ठीक है, फिर एक छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा। मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 10,000 रुपये हैं, और मैंने 10,000 में से 6,000 की इन्वेंट्री खरीदी, मेरे पास समझ आ रही है, 6,000 की इन्वेंट्री खरीदी, और 6,000 की इन्वेंट्री खरीद के मैंने इस्तेमाल कर ली, मेरे पास समझ आई। अब वो जो 10,000 रुपये मेरे पास थे, 6,000 की मैंने इन्वेंट्री खरीदी, 4,000 मैं कहीं पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, कहीं पर और लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। अच्छा, अगली बार क्या हुआ, अब मैंने जो इन्वेंट्री खरीदी ना, वो इन्वेंट्री जो मैंने अब खरीदी, अब वो मैंने इन्वेंट्री खरीदी 12,000 की, कितनी, 12,000, ठीक है, या 10,000 रुपये थे, 10,000 की मैंने इन्वेंट्री खरीद ली। जब 10,000 से 10 की 10 इन्वेंट्री खरीद ली, मेरे पास कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब उस इन्वेंट्री से पैसे कब आएंगे, जब इन्वेंट्री जल्दी से प्रोसेस होके फिनिश गुड में, जब वो इन्वेंट्री प्रोसेस होके जल्दी से फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर उससे मुझे पैसे आएंगे ना, ऐसे है। अच्छा, अब मेरे सारे के सारे जो पैसे होंगे वो तो इन्वेंट्री को खरीदने में और इन्वेंट्री को खरीदने के बाद होल्ड करने में सारे पैसे ब्लॉक हो गए। अब जो मैं बाकी बिजनेस के ऑपरेशन चलाने के लिए पैसे तो है ही नहीं, क्योंकि अभी तो मटेरियल खरीदा है, रखा हुआ है, प्रोसेस करना है, आगे बनाना है, फिर बेचना है, तो मैंने बाकी काम चलाने के लिए बिजनेस से लोन ले लिया, बैंक से क्या किया, बैंक से लोन ले लिया। अब बैंक से जब लोन लिया, अब इस लोन के ऊपर बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जितना टाइम ज्यादा उतना इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। अब ये जो इंटरेस्ट पड़ रहा है, ये किसकी वजह से पड़ रहा है, इन्वेंट्री को होल्ड करने की वजह से। ना मैं इन्वेंट्री को होल्ड करूं, ना मुझे बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़े, क्योंकि इन्वेंट्री का काम होल्ड कर रहा हूं, इसका मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करी जा रहा हूं, चीजें बनाई जा रहा हूं, कोई बेची जा रहा हूं। अगर इन्वेंट्री को होल्ड ज्यादा कर लिया, इसका मतलब मैंने ज्यादा माल उठा लिया। आपको पता ना, जब मार्केट में जैसे कि अभी फिलहाल सोलर पैनल सस्ते चल रहे हैं, तो डीलर्स ने क्या किया, जो डीलर्स हैं, जो ब्रोकर ने क्या किया, उन्होंने सारा का सारा सस्ता माल उठाकर भरी जा रहे, इसका मतलब उसके बाद जितना भी पैसा सारा इन्वेंट्री को होल्ड करने में लगा दिया। अब जब किसी के पास एक स्टोर रूम था, उसने एक स्टोर रूम में क्या किया, 1 करोड़ के पैनल रख लिए। उसने कहा यार पैनल और सस्ते हो रहे हैं, उसे क्या किया, एक और कमरा, एक और हॉल खरीद लिया, उधर भी 1 करोड़ के क्या किए, पैनल रख लिए, और हर महीने उस हॉल का जो किराया है वो 25,000 या मान लो 50,000 वो दे ही जा रहा। इसका मतलब सारा पैसा कहां पे लगा हुआ है, इन्वेंट्री को होल्ड करने की वजह से पैसा रुका हुआ सारा, ठीक है, क्योंकि अगर बेच ही नहीं रहे, ठीक है। अब अगर बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ गई तो बिजनेस क्या करेगा, बैंक से लोन ले लेगा। वो जो बैंक का इंटरेस्ट पड़ेगा तो किस वजह से पड़ रहा है, क्योंकि हमने इन्वेंट्री को होल्ड करके रखा हुआ, ठीक है। आज बेच दे के पैसा आना शुरू हो जाएगा तो बैंक से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फाइनेंस कॉस्ट कहां पे आएंगी, होल्डिंग कॉस्ट में। अब चलते हैं आगे स्टॉक आउट कॉस्ट के ऊपर। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है, स्टॉक आउट कॉस्ट समझेगा। नंबर 1 कंट्रीब्यूशन लॉस। सर ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कोई बता सकता है, अल्लाह का नेक बंदा, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सुना लगता है मुझे बड़ी है कहीं पे। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, बोले व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। सर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन कहते हैं, प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन कहते हैं। मार्जिनल की दुनिया में कंट्रीब्यूशन होता है और एब्जॉर्प्शन की दुनिया में प्रॉफिट होता है। हालांकि प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होते, ये आपको समझाने के लिए कंट्रीब्यूशन भी इटसेल्फ एक प्रॉफिट होता है, पर वो प्रॉफिट कैसे आता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, जबकि प्रॉफिट आता है सेल माइनस टोटल कॉस्ट है, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। और बच्चों चीजें याद रखा करो। स्टॉक आउट कॉस्ट से पहला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन कॉस्ट।
कंट्रीब्यूशन कॉस्ट मीन जी बच्चे क्या, हाँ दोनों, ये जो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट है ऑल वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्ट भी नॉन प्रोडक्ट। यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन कॉस्ट है ना, असल में ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन क्या है? लॉस्ट। ये कंट्रीब्यूशन लॉस क्या, देखो बच्चों, एक कस्टमर आया, दिस इज द कस्टमर मिस्टर ए, और वो बिजनेस के पास आया और ये गारमेंट का बिजनेस है। मिस्टर ए ने इस बिजनेस को कहा, बिजनेस भाई मुझे क्या चाहिए, 1000 शर्ट्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 1000 शर्ट्स चाहिए। बिजनेस का अच्छा इतना हैवी ऑर्डर आया, इसका मतलब आज तो याशी लग गई। जब बिजनेस ने देखा 1000 शर्ट हम बना ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास मटेरियल ही कोई नहीं पड़ा हुआ, स्टॉक आउट हो गया ना, हमारे पास गोडाउन में कोई रॉ इनपुट ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है। तो जब बिजनेस ने कहा हम आपको बिल्कुल 1000 शर्ट बनाएंगे और अपने गोडाउन में इन्वेंट्री के ऊपर नजर मारी, तो हुआ क्या, बिजनेस का जो खुशी वाला फेज था वो किस में हो गया कन्वर्ट, सर उदासी में। बिजनेस का काश आज मेरे पास स्टॉक पड़ा होता, इन्वेंट्री पड़ा होता, तो 1000 शर्ट का कस्टमर आता, वो वापस ना जाता, और अगर आज स्टॉक होता तो मैं 1000 शर्ट बेचता, 1000 शर्ट बेचकर मैं उसे कंट्रीब्यूशन कमाता। स्टॉक ना होने की वजह से वो जो कंट्रीब्यूशन आना था वो नहीं आया। और आपको पता है अकाउंटिंग की दुनिया में जो चीज आनी हो, जो रेवेन्यू इनकम आना हो और वो ना आए तो वो भी एक्सपेंस का दर्जा रखती है, ऐसी है ना। तो ये कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा, क्यों हुआ, स्टॉक आउट हो गया। मेरी बात समझ आ गई। फिर पेनल्टी ड्यू टू स्टॉक आउट, एक कस्टमर आया, उसने कहा 1000 शर्ट्स चाहिए और ये 1000 शर्ट्स तुम मुझे दोगे 30 दिनों के अंदर अंदर। अगर तुमने 30 दिन से ऊपर दिन लगाया, एक दिन भी लगाया, तो मैं क्या करूंगा, हर शर्ट के ऊपर 10% पेनल्टी चार्ज करूंगा तुम पर, या हर शर्ट के ऊपर 10% पैसे कम दूंगा तुम्हें। तो हुआ क्या, जब 28 दिन गुजर गए तो 800 शर्ट बन गई थी और स्टॉक खत्म हो गया। अब उसका ऑर्डर 30 दिन में पूरा नहीं हुआ, तो कस्टमर ने क्या किया, पेनल्टी चार्ज कर दी, तो बिजनेस को स्टॉक आउट की वजह से पेनल्टी पे करना पड़ गई। ये था स्टॉक आउट कॉस्ट। तो 4 कॉस्ट सर आज हम लोगों ने पढ़ी। इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट कितनी तरह के होते हैं, 4, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट। चारों को एक बार पढ़ लो, शाबाश। और कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लो, रट्टा नहीं मारना, इन सारों को कंसेप्चुअली रखना है। हाँ, कंसेप्ट दोबारा रिवाइज करवा दूं, ओके, समरी की फॉर्म में, ओके ओके माशा। जी बच्चों आगे चलें। कब टेस्ट है, कितने बजे है? ठीक है बच्चों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बस इन चारों को रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। अच्छा, असल चीज़ तो असल में आगे थी, यहाँ पे कुछ फार्मूलाज आने थे, वो घर से करके आते याद तो अच्छा लगता मुझे। खैर कोई नहीं, कल मैं क्लास में आप लोगों को याद करवा दूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।